आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा, दो भाइयों ने 30 लाख में डॉक्टर से खरीदा था पेपर। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का निधन, लखनऊ के अस्पताल में तोड़ा दम। राहुल गांधी ने सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन प्रक्रिया पर जताई असहमति। इन देशों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों का किया समर्थन। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान युद्ध खत्म करने के लिए चीन की जरूरत नहीं। ईरान युद्ध क्या खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच के गठबंधन का अंत कर देगा? ईरान युद्ध सुलझाने के लिए शी जिनपिंग की जरूरत नहीं, चीन दौरे से पहले बोले ट्रंप। तेहरान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, ईरानी मीडिया का दावा। कौन है मौनी रॉय के पति? फिल्मी दुनिया से दूर एक्ट्रेस संग मिलकर खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। और इस ट्रंप माइक में लिटन दास की अजीबोगरीब स्लेजिंग हो गई रिकॉर्ड। मोहम्मद रिजवान को कहा, पाकिस्तान में इज्जत गिरी हुई है। राजस्थान के सीकर से जुड़े नीट 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को लगातार बड़े खुलासे मिल रहे हैं। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड तक फैला हुआ था और परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लाखों रुपए में बेचे जा रहे थे। मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां पेपर लीक के पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि गुरुग्राम के एक डॉक्टर से जमावरागढ़ निवासी दो भाई मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ने 26 और 27 अप्रैल को करीब 30 लाख रुपए में कथित तौर पर नीट का पेपर खरीदा था। इसके बाद दिनेश बिवाल ने यह पेपर अपने बेटे को दिया, जो सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसके बाद 19 अप्रैल को यही पेपर कई अन्य छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के छोटे बेटे थे। वे अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। प्रतीक यादव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। वे बीजेपी लीडर अपर्णा यादव के पति थे। हालांकि पिछले दिनों पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें भी आई थी। हालांकि मौजूदा वक्त में वे परिवार के साथ ही रह रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलह जारी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और इलाज चल रहा था। आज यानी बुधवार को सुबह उन्हें हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पीएम आवास पर हुई मीटिंग में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर असहमति जताई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्र साझा किया। इसमें लिखा गया है कि आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है। यह संस्था भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन इसे राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है ताकि संस्था पर कब्जा ना हो सके। अफसोस है कि आपने मुझे इस प्रक्रिया में कोई असली भूमिका नहीं दी। कई बार लिखित अनुरोध करने के बावजूद मुझे योग्य उम्मीदवारों की रिपोर्ट नहीं दी गई। इसके बजाय मुझे समिति की बैठक में पहली बार उन 69 उम्मीदवारों की रिपोर्ट देखने के लिए कहा गया। 360 डिग्री रिपोर्ट तो मुझे सीधे ही देने से मना कर दिया गया। इन रिपोर्टों की गहराई से समीक्षा करना जरूरी है ताकि हर उम्मीदवार के काम और बैकग्राउंड को समझा जा सके। कतर और तुर्की ने पाकिस्तान की उन कोशिशों का समर्थन किया है जो ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए की जा रही है। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कतर और तुर्की मिलकर पाकिस्तान की कोशिशों का समर्थन करते हैं, जिसका मकसद युद्ध विराम समझौते तक पहुंचना, इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलकर समुद्री यातायात को सामान्य करना है। यह बयान मंगलवार दोहा में हुई बैठक के बाद आया। बैठक में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन
अब्दुल रहमान अल थानी और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान शामिल हुए। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कतर और तुर्की ने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू होती है तो इसका गंभीर असर वैश्विक सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए चीन की मदद की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वह चीन दौरे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विस्तार से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने कहा, हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सच कहूं तो ईरान हमारे एजेंडे में नहीं है, क्योंकि ईरान पहले से ही हमारे नियंत्रण में है। उन्होंने ईरान के लिए चेतावनी भरे शब्दों में कहा, या तो हम समझौते पर पहुंचेंगे या फिर वे तबाह हो जाएंगे। गौरतलब है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा में रहेंगे। दशकों से फारस की खाड़ी में अमेरिकी सुरक्षा भरोसे को स्वाभाविक और गारंटीशुदा माना जाता था, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की जंग इस समीकरण को बदलते दिख रही है। जंग के दौरान गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के देशों ने अपने महत्वपूर्ण ठिकानों को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाए जाने से पैदा हुई रक्षा चुनौतियों को न केवल मिसाइलों के रास्ते की निगरानी की, बल्कि अमेरिकी मदद पर भी सावधानी पूर्वक नजर रखी। उन्होंने खुद को एक ऐसी जंग में खींचा पाया जिसके बारे में उनके अधिकारियों का भी मानना था कि इस जंग से पहले उनसे सलाह तक नहीं ली गई। क्या इस संकट ने अमेरिका और खाड़ी के अरब देशों के बीच सुरक्षा समझौते की सीमा को सामने ला दिया है? क्या यह युद्ध अमेरिकी सैन्य शक्ति पर उनकी निर्भरता को कम करेगा या इसके उलट इसे और मजबूत करेगा? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सभी देशों का अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग है। अमेरिका सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत को नेटो के बाहर के प्रमुख सहयोगी देश मानता है और संयुक्त अरब अमीरात को प्रमुख रक्षा साझेदार समझता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यानी बुधवार से 3 दिनों के दौरे पर चीन जा रहे हैं। इस दौरान ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय मुलाकात होगी। लेकिन बीजिंग रवाना होने से पहले ट्रंप ने ईरान मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि उन्हें ईरान का संकट सुलझाने के लिए शी जिनपिंग की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ईरान को अब सही रास्ता चुनना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। साथ ही ट्रंप ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। फिलहाल ट्रंप चीन के लिए रवाना हो गए हैं। 13 मई से 15 मई तक चलने वाले इस दौरे पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है। लेकिन यह दौरा सिर्फ दो बड़े नेताओं की मुलाकात तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रंप के साथ में अमेरिका का एक बड़ा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन भी चीन जा रहा है। इस डेलीगेशन में ट्रंप के परिवार के सदस्य एरिक ट्रंप और लारा ट्रंप शामिल हैं। वहीं कूटनीतिक और सुरक्षा मामलों के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सेक्रेटरी पीट हेगसेट जैसे बड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डेलीगेशन में एम्बेसडर जेमिसन ग्रीक, स्टीफन मिलर, सुइवन जयोंग, जेम्स ब्लेयर, ब्रू हैरिसन, रॉबर्ट गैब्रियल, माइकल कार्टसियोस, रॉस वॉशिंगटन, वॉल्ट नोटो और एम्बेसडर मोनिका क्राउली भी शामिल है। ईरान की राजधानी तेहरान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने देश के सिस्मोलॉजिकल सेंटर के हवाले से बताया है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में आया था, जिसकी वजह से झटके काफी महसूस किए गए। भूकंप के बाद तेहरान, माजांद्रान, कोम और अल्बोरस प्रांतों में रेड क्रेसेंट टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक भूकंप के करीब 1 घंटे बाद तक किसी के हताहत होने या बड़े आर्थिक नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई थी। हालांकि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। भूकंप का असर सबसे ज्यादा तेहरान और माजांद्रान प्रांत के सीमावर्ती इलाकों में देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेहरान, माजांद्रान, कोम और अल्बोरस प्रांतों में रेड क्रेसेंट टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया। शुरुआती जानकारी में किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने साल 2022 में शादी की थी। शादी से पहले मौनी ने अपने रिश्ते को पूरी तरह प्राइवेट रखा था और अचानक शादी की खबर देखकर फैंस को चौंका दिया। लेकिन अब यही कपल तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया है कि मौनी ने इंस्टाग्राम पर सूरज को अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें तेजी से फैलने लगी। हालांकि अब तक ना तो मौनी रॉय और ना ही सूरज ने इन अफवाहों पर कोई बयान दिया। इन खबरों को और हवा तब मिली जब रिपोर्ट
रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिशा पटनी ने भी सूरज नाम्बियार को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि दिशा पहले सूरज को फॉलो करती थी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मौनी ने सूरज के साथ नई तस्वीरें शेयर नहीं की है, लेकिन उन्होंने शादी की तस्वीरें भी डिलीट नहीं की है। यही वजह है कि फैंस अब कंफ्यूज हैं कि आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है। शेरे बांग्ला स्टेडियम में मंगलवार को बांग्लादेशी शेरों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले टेस्ट इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 2 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से करारी शिकस्त देकर न केवल 1-0 की बढ़त बनाई, बल्कि अपनी सरजमी पर पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट जीत का जश्न भी मनाया। 268 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय मजबूत दिख रही पाकिस्तानी टीम खेल के अंतिम सेशन में नाहिद राणा की तूफानी गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मैच के दौरान मैदान पर उस वक्त गहमा गहमी बढ़ गई जब बांग्लादेशी विकेटकीपर लिटन दास का एक तीखा तंच स्टंप माइक में कैद हो गया। यह वाकया पाकिस्तानी पारी के 38वें ओवर का है, जब मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी कर रहे थे। लिटन को रिजवान का मजाक उड़ाते हुए सुना गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजवान की अपने देश में छवि खराब है और अगर वह बड़ा शॉट खेलकर आउट हुए तो पाकिस्तान में कदम भी नहीं रख पाएंगे।